नमस्कार। अजीत चतुर्वेदी। पिछला हफ्ता जो बीता है, राजनीति के लिहाज से, भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से, अगर कहें कि उसमें बीते सप्ताह विपक्ष ने काफी हद तक बाजी मारी है, तो ये गलत नहीं होगा। खासतौर पर संसद में एक दो मुद्दे आए चर्चा करने के लिए। शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले से ही विपक्ष जिस तरह से एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहा था, अंततः उसे सफलता मिली। एसआईआर न सही, नाम बदल करके उसे चुनाव सुधार किया गया सरकार की तरफ से, लेकिन ले दे करके लबोलबाब यही निकला कि चर्चा वोट चोरी पर ही हुई। और इससे पहले सत्ता पक्ष की तरफ से वंदे मातरम गीत को लेकर के एक बहस कराने की कोशिश की गई। शायद सत्ता पक्ष को यह लगा कि इस वंदे मातरम पर चर्चा करा करके विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस को, वो बैकफुट पर ला देंगे और बंकिम बाबू को लेकर के उनकी गीत में से जो कटौती की गई, गीत को काटा गया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, शुरुआती भाषण में कहा भी। वो चाह भी रहे थे कि एक तरफ कांग्रेस को बैकफुट पर लाते और दूसरी तरफ बंकिम बाबू को लेकर के बंगाल के भीतर एक ऐसा नैरेटिव पेश किया जाता कि बंगाल की जनता बंकिम बाबू के अपमान को लेकर के बीजेपी के साथ हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सत्ता पक्ष की सोच के ठीक उलट वंदे मातरम पर पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दिया और प्रधानमंत्री या बीजेपी के एनडीए के सारे सदस्यों की बातों को दरकिनार करते हुए उनसे 20 ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि 24-25 साबित हुई कांग्रेस और पूरा विपक्ष, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। ये दांव सत्ता पक्ष का पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। असल में मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को यह अनुमान ही नहीं रहा होगा कि वो इस मुद्दे पर इतनी तरफ से पिट जाएंगे। अगर हम इसकी तुलना क्रिकेट से करें तो आज सत्ता पक्ष भी ठीक उसी हाल पर है जैसे टीम इंडिया है क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से कोलकाता में भाजपा के पूर्व सांसद और आज के हेड कोच गौतम गंभीर ने टर्निंग विकेट मांगा और उस विकेट पर भी न गेंदबाज सफल हुए न बल्लेबाज सफल हुए और नतीजा टीम बुरी तरह से पिट गई। नतीजा ये रहा कि आप वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में अंकों के लिहाज से फाइनल तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, आप पाकिस्तान से भी नीचे 6वें स्थान पर पहुंच गए। ठीक ऐसा ही कुछ मामला संसद के अंदर हुआ वंदे मातरम गीत को लेकर के। उस पर जो बहस हुई, वो चाहे गौरव गोगोई हो, मनीष तिवारी हो, प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से उनकी बातों को एक्सपोज करके रख दिया कि किस तरह से ये लोग पूरी बात को न ले आकर के काट छाट करके पेश करते हैं। उधर
राज्यसभा की बात करें तो वहां आरजेडी से मनोज झा हो, प्रोफेसर मनोज झा हो, या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, सब ने दहाड़ा और सब ने बखिया उधेड़ करके रख दी। सवाल, दूसरा मुद्दा जब उठा चुनाव सुधारों का, तो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा की शुरुआत करते हुए जो मुद्दे रखे उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास था नहीं। केवल राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष की ओर से जितने लोगों ने अपनी बात रखी लोकसभा या राज्यसभा में, सभी सत्ता पक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आए। एक सबसे बड़ी चीज दिखाई दी कि बिहार चुनाव के बाद के जो हालात थे, ऐसा विपक्ष की तरफ से बिहार चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद से जिस तरह से खामोशी अख्तियार की गई थी, सत्ता पक्ष को लगा कि वो इस मामले में भी विपक्ष को पीट देंगे और उनकी कुछ नहीं चल पाएगी। लेकिन यहां भी पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के सत्ता पक्ष को करारा जवाब दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो वंदे मातरम की शुरुआत पर बहस की शुरुआत करके उसके बाद फिर सदन में आए नहीं। जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और अमित शाह ने जिस ढंग से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, वो सब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, आप लोग देखे होंगे। तो लबोलुबाब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष को और खास तौर पर कांग्रेस को जो बढ़त मिली है, उससे कांग्रेस कहीं पहले से ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। और अब दो ही मामले हैं। जब आपकी कहीं कोई सुनवाई न हो तो लोकतंत्र में विपक्ष के पास या तो संसद है या फिर सड़क है। संसद में अपनी काबिलियत दिखाने के बाद कांग्रेस अब कल यानी कि रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ इस स्लोगन के साथ एसआईआर के माध्यम से जिस ढंग से वोटों की चोरी हो रही है, आम आदमी के अधिकारों की चोरी हो रही है, उस पर कल ये रैली होने जा रही है। रामलीला मैदान कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली और उसके पहले संसद में जिस तरह से चुनाव सुधारों पर कांग्रेस ने लीड ली है और जो तैयारियां शुरू हुई हैं, इसकी घोषणा पहले ही हो गई थी। बताया तो ये गया था शुरुआत में कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही, जब पहली तारीख से संसद का शीत सत्र शुरू होगा, उसके 1-2 दिन के बाद ही ये रैली होनी है। लेकिन बाद में ये तिथि तय हुई कि 14 दिसंबर को होगी। अब उसकी तैयारी में जुटी कांग्रेस ने काफी कुछ तैयार कर लिया है। कांग्रेस के लोग बाकायदे लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस रैली में शामिल हों और देश को ये बताने की कोशिश की जाए कि केवल कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष ही नहीं, आम जनता भी वोट चोरी को समझने लगी है। वैसे भी बिहार का जो चुनाव परिणाम आया, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बिहार के चुनाव परिणाम ने सबको अवाक करके रख दिया। हो सकता था कि इस चुनाव में महागठबंधन हार जाता, लेकिन इतनी बड़ी जीत, ऐसा क्लीन स्वीप
इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो वो जो चुनाव परिणाम आया है वो भी शक के दायरे में ही है, चुनाव आयोग शक के दायरे में ही है। अब कल की इस रैली के माध्यम से कांग्रेस को यह साबित करना है कि जनता उनके साथ है। यह रैली पूरी तरह से कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन की नहीं है। इसमें किसी भी गठबंधन के घटक दलों में से कोई इस रैली में आने वाला नहीं है। ऐसे में ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होगा कांग्रेस के लिए भी, ऐसी स्थिति में जब दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के आसपास के राज्यों में बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, तो वहां कांग्रेस की सरकार नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस की ये पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जिलों से, इन सभी राज्यों से बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग दिल्ली कूच करें, दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचे। और इस कड़ी में एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस रैली के लिए सबसे बड़ी उम्मीद अगर कोई है कांग्रेस को, तो वो आम जनता से ही है। जनता की ही अदालत में उसे जाना है और वहीं से ये तय होना है कि जनता वोट चोरी के पक्ष में है, वोट चोरी को समझ रही है या नहीं, या वो विपक्ष के साथ है। ये एक बहुत लिटमस टेस्ट इसलिए मैंने कहा कि ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता आम जनता के बीच, आम जनता से उसकी निकटता, उसकी बातें आम जनता समझ पा रही है कि नहीं, इसे ये रैली तय करेगी। दिल्ली और आसपास के राज्यों का मैंने जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद अगर है तो वो तेलंगाना से है, वो कर्नाटक से है, क्योंकि भीड़ जुटाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो आर्थिक मजबूती चाहिए, वो कांग्रेस के पास है नहीं। बहुत सारे आंकड़े सामने आ चुके हैं। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को भले ही सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा हालत यह है कि खर्चों के मामले में, आमदनी के मामले में बीजेपी से और कांग्रेस का कोई तुलना ही नहीं है। दोनों के बीच बैंकों में जो जमा राशि है उसका खुलासा अजय माकन कर चुके हैं संसद के भीतर। कहां 10 करोड़, 10,000 करोड़ और कहां सैकड़ों में 134 करोड़। तो ये सारी जो चीजें हैं, उस लिहाज से भी ये रैली बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर ये रैली सफल हो जाती है तो देश की जनता के बीच एक बड़ा मैसेज जाएगा, और वो मैसेज सत्ता पक्ष को घबराहट में डालने वाला होगा। संसद के भीतर बकौल राहुल गांधी, उसने सत्ता पक्ष को, विपक्ष ने सत्ता पक्ष को मुश्किल में डाल दिया। गृह मंत्री तक घबराए हुए नजर आए, गाली तक बक दी। बाद में ये
उसे समेटने की कोशिश की गई, उसे संभालने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये कहा गया कि गृह मंत्री बहुत अस्वस्थ थे, 102 डिग्री उनको फीवर था, उसके बावजूद वो संसद में आए। लेकिन ये दांव भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। खैर, अगर वो अस्वस्थ थे तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मसला भी बनता हुआ दिखाई दिया कि जब देश का गृह मंत्री ही संसद में बहस के दौरान भाषण देने के लिए स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, उनका बुखार नहीं उतर पा रहा है, तो बाकी देश की जनता का क्या होगा? ये सवाल पूरे देश में उठा है। खैर, तो राहुल गांधी ने जिन चीजों का जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि धज्जियां उड़ा करके रख दी सत्ता पक्ष की। कल उन्होंने संसद भवन में अपने पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की और उसपे ये भी बताया, सबकी सांसदों की तारीफ भी की, पीठ भी थपथपाई कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस के सांसदों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये एक लीडर की, एक अच्छे लीडर की ये एक पहचान होती है कि वो अपनी टीम के लोगों को, उनका मनोबल लगातार बढ़ाता रहे। लेकिन कल की रैली को लेकर के जो चीजें सामने आ रही हैं, जो वस्तु स्थिति है, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हिमाचल में उनकी सरकार जरूर है, लेकिन वहां भी क्या संगठन उतना मजबूत है? पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में क्या इतनी स्थिति मजबूत है? इन राज्यों के जो नेता हैं, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश कार्यकारिणी जो है, क्या वो एक बड़ी तादाद में अपने अपने राज्यों से लोगों को रामलीला मैदान तक पहुंचा पाएगी? तेलंगाना और कर्नाटक से बहुत उम्मीदें हैं। खास तौर पर बात अगर तेलंगाना की जाए तो वो एक महत्वपूर्ण मसला होगा। कल की रैली कई मायनों में, खास तौर पर वोट चोरी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ बुद्धिजीवियों से बातचीत की, कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक विश्लेषकों से बातचीत की। उनका कहना है कि अगर इस रैली में 1.5 लाख लोग भी जुट गए तो ये बहुत बड़ा दबाव बनाने में कांग्रेस सफल हो जाएगी। और कांग्रेस का सफल होना आज इस मुद्दे के साथ बेहद जरूरी भी है, देश के लिए, आम जनता के लिए, जिसका संवैधानिक अधिकार वोट का छीना जा रहा है। इस लिहाज से कल कांग्रेस की ये रैली भारतीय लोकतंत्र की दशा और दिशा दोनों तय करेगी। इस बीच पहलगाम की घटना, जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, उस दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से जात जनगणना कराने की घोषणा की थी, तब भी ये आश्चर्य लग रहा था कि राहुल गांधी के मुद्दे पर किस तरह से अब सरकार भी आ गई है। सरकार को राहुल गांधी ने झुका दिया। वो घटना अप्रैल की थी और दिसंबर में आकर के शुक्रवार की शाम कैबिनेट ने एक फैसला लिया गणना कराने का, जनगणना कराने का।
डिजिटल गणना होगी अब की बार, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उसके कॉलम में जाति लिखी हुई जरूर है, लेकिन कल जिस तरह से इसको ब्रीफ करते हुए वैष्णवी उन्होंने ये बताया कि जाति का उल्लेख उस गणना में, उस डाटा में जरूर होगा, लेकिन अगर कोई अपनी जात नहीं बताना चाहता है तो उस पर कोई दबाव भी नहीं होगा। अश्विनी वैष्णव साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जात नहीं बताना चाहेगा उसकी जात उससे पूछी नहीं जाएगी। इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अभी तक मैं नहीं समझ पाया हूं। आगे चल करके जो भी लोग जनगणना में लगाए जाएंगे, वो जब आम नागरिकों के पास पहुंचेंगे तो वो क्या जाति के बारे में पूछेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये गणना भी एसआईआर की तरह एक तरफा न हो जाए और जात जनगणना कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐलान भी कहीं जुमला ही न साबित हो, इस बात का भी डर बना हुआ है। खैर, भविष्य की बात है। 2026 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसमें एक सवाल यह भी है कि ये डिजिटल गणना होगी, इसे एक बड़ी जो 145 करोड़ की जनता है उसमें से कितने प्रतिशत लोग इसको समझ पाएंगे, इसको भर पाएंगे। अभी एसआईआर का मामला आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बीएलओ को प्रशिक्षण तक नहीं है। आम आदमी ने कैसे अपना गणना फॉर्म भरा है, उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, इस पर भी एक सवालिया निशान खड़ा है अभी भी। इस बीच इसी तर्ज पर अगर जनगणना भी हुई तो उसका अंजाम क्या होगा, ये हम भविष्य के गर्भ में और आप सब के ऊपर ये एक सवाल छोड़ करके जाता हूं। साथ ही साथ आप सब, हम सब की निगाह, पूरे देश की निगाह, बल्कि ये कहें कि पूरी दुनिया की निगाह कांग्रेस की कल की रामलीला मैदान में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में क्या होता है, इस पर टिकी हुई है। हम भी इसको देखेंगे और उसके बाद फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक समीक्षा के साथ। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये रैली कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, प्रेशराइज करने के लिए भी, भीड़ जुटाने के लिए भी, शक्ति प्रदर्शन के लिए भी, कि सत्ता पक्ष पर जो दबाव बना है वो क्या, संसद ने तो दबाव बना लिया, अब सड़क की बारी है। सड़क जीतने की स्थिति में क्या कांग्रेस है? अगर वो सड़क को भी जीत जाती है तो ये एक उसकी बड़ी जीत होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।